नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। और इस वक्त हम आपको सीधे ले चलते हैं इस वक्त जहां पर चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं सीएम योगी। तो सीधे हम पहले वो तस्वीर दिखाते हैं, उसके बाद फिर हम बात करेंगे यूपी की राजनीति आज किस करवट बैठने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले लखनऊ में जहां पर चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं सीएम योगी। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की आज पावन पुण्यतिथि है। इस अवसर पर मैं प्रदेश शासन और प्रदेश वासियों की ओर से महान किसान नेता चौधरी साहब को स्मरण करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। चौधरी साहब का पूरा जीवन भारत के मूल्यों और आदर्शों की स्थापना के साथ ही जमीनी धरातल से जुड़े हुए अन्नदाता किसानों और श्रमिकों के कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया था। चौधरी साहब का ये स्पष्ट कहना था कि देश के विकास का रास्ता गांवों की पगडंडी से होकर के जाता है। आज प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अन्नदाता किसानों के हितों के पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का सर्वाधिक लाभ देश के अंदर उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो रहा है। फसल ऋण माफी का कार्यक्रम प्रदेश के अंदर रहा हो या प्रदेश के अंदर एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को देने का कार्य, गन्ना किसानों के हितों के लिए क्या क्या कार्य हो, यानी अब तक 2,12,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान अन्नदाता किसानों का हो चुका है। चौधरी साहब की कर्म भूमि छपरौली की चीनी मिल का नवीनीकरण और पुनरुद्धार का कार्य भी डबल इंजन की सरकार ने ही किया। चौधरी साहब के सपनों को साकार करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही है। आज के इस अवसर पर उनकी पावन तिथि, पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें किसानों के लिए, प्रदेश के विकास के लिए, देश के विकास के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास और कार्यों की प्रति स्मरण करते हुए, उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बहुत ही छोटा सा कार्यकाल था आप चौधरी चरण सिंह का बतौर प्रधानमंत्री, 5वें प्रधानमंत्री थे देश के, लेकिन किसानों की बात उन्होंने खूब की। और उनकी 36वीं पुण्यतिथि पर इस वक्त सीएम योगी ने उन्हें याद किया है। और अब चलिए बात कर लेते हैं उस खास विषय की भी जो आज यूपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, यूपी की राजनीति।
यूपी की राजनीति किस करवट बैठेगी, इस बात को लेकर लगातार चर्चाएं चलती है। लेकिन हम आपको यह बता दें कि एक बड़ी जानकारी कि आज यूपी में क्या कुछ खास होने वाला है, उसमें लखनऊ से एक बड़ी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। यूपी विधान परिषद उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है और अब चलिए हम आपको आज यूपी की राजनीति की जानकारी देते हैं। यूपी की राजनीति आज कैसी होगी? जाहिर सी बात है, एक और जहां पर विधानसभा, माफ कीजिएगा, विधान परिषद के लिए उपचुनाव हो रहा है, तो दूसरी ओर आज सीएम योगी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सीएम योगी जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियां गिनवाएंगे और देश की जनता को भी और प्रदेश की जनता को भी बताएंगे कि कैसे सीएम के तौर पर वो और पीएम के तौर पर मोदी जी देश के लिए जरूरी, यानी कि बीजेपी का सत्ता में बने रहना कितना जरूरी है। और यह तय करेगा, आज का जो दिन है बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी के लिए हो जाता है, क्योंकि आज यहां की राजनीति जोरदार तरीके से एक नई दिशा की ओर बढ़ेगी, क्योंकि एक और बीजेपी जहां चुनावी मोड में होगी, बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, सीएम योगी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विजन बताएंगे बीजेपी का। वहीं दूसरी ओर आज एमएलसी के चुनाव में सपा बसपा के बीच में जो टक्कर होगी वो कैसी होगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा। तो एमएलसी उपचुनाव एक तरफ, दूसरी ओर योगी गिनवाएंगे उपलब्धियां। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण आज का दिन यूपी के लिए, यूपी की राजनीति के लिए, जिसमें समाजवादी पार्टी एक ओर है तो दूसरी ओर बीजेपी है। हालांकि विपक्ष की बात कर लें तो सपा भी है, बसपा भी है, कांग्रेस भी है, तो आम आदमी पार्टी भी यहां पर अपने लिए जमीन तलाशने में जुटी हुई है। निकाय चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने यहां पर चुनाव लड़ा है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर हम करेंगे खास चर्चा, खास मेहमानों के साथ, कि यूपी की इस राजनीति को हम किस तरीके से लें। क्या हम मान लें कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यूपी अभी से कहीं ना कहीं एक समर, आप कहें कि युद्ध का मैदान बन गया है, या फिलहाल इसमें थोड़ा सा वक्त है। लेकिन अगर बीजेपी को देखें, सपा को देखें, तो दोनों कहीं ना कहीं अभी से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में ही जुटे हुए हैं। यानी कि बीजेपी और सपा जो जो कदम उठाते हैं वो 2024 को लेकर ही उठाते हैं। फिर चाहे आज मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या एमएलसी का उपचुनाव ही क्यों ना हो, क्योंकि एमएलसी के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी उस ताकत को आंकने की कोशिश करेगी कि क्या विपक्ष का साथ उसे मिलता है, क्या जिस विपक्ष के साथ मिलकर वो तीसरे मोर्चे या यूपीए की ओर जाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं, वो किस हद तक उनके लिए कारगर होता है, या फिर कहीं मायावती के जैसा उन्हें एकला चलो वाली रणनीति तो नहीं बनानी पड़ेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे। उन्हें पता है कि सिर्फ एकला चलो की राजनीति में उनके अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस की बात सामने आ जाएगी, क्योंकि जब तक आप किसी एक गठबंधन में होंगे नहीं यहां पर यूपी में, तो तब तक आप सत्ता तक पहुंचने की जो आपकी मंशा है वो पूरी नहीं हो पाएगी। जाहिर सी बात है कि आपको या तो तीसरा मोर्चा में शामिल होना पड़ेगा, तीसरा मोर्चा को आकार देना पड़ेगा, और इसी में फिलहाल समाजवादी पार्टी हो जाए, टीएमसी हो जाए, एनसीपी हो जाए, जेडीयू हो जाए, आरजेडी हो जाए, ये तमाम पार्टियां इसी में जुटी हुई हैं। लेकिन दूसरी ओर जिस तरीके से कांग्रेस को कर्नाटक में जीत मिली, जैसे उसकी वहां सरकार बनी, उससे पहले हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी, तो ऐसे में कांग्रेस इस वक्त अपने प्रदर्शन के बलबूते एक बार फिर से तमाम विपक्षी दलों की अगुवाई करती नजर आ सकती है, और कांग्रेस चाहती है कि सभी उसके झंडे के नीचे आ जाएं और तभी बीजेपी को हराया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर योगी जैसे शासक यूपी में सत्ता में है, जो अपने जीरो टॉलरेंस की नीति के जरिए दिलो दिमाग में जनता की, और हम एक एक करते हुए हमारे सभी मेहमानों से बातचीत करेंगे। और सुभाष जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से सुभाष जिसे हम सीधे जानते हैं। तो इस सुभाष जी से सबसे पहला सवाल मेरा कि आज यूपी की जो राजनीति है वो कैसी नजर आने वाली आप लोगों को? जाहिर सी बात है, एक और एमएलसी का उपचुनाव है, तो दूसरी ओर सीएम योगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं आप लोग? के बारे में सभी लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी जिस प्रकार पिछड़ों के विरोधी रही है, जिस प्रकार दलितों के विरोधी रही है,
क्योंकि अगर समाजवादी की पार्टी के पास जो बहुमत है 403 का, उसके अगर बहुमत को देख लिया जाए तो समाजवादी पार्टी के पास बहुमत नहीं है। समाजवादी पार्टी सिर्फ दिखाने के लिए पिछड़ों को अपना उम्मीदवार बना के लाई है और आदिवासी दलितों को अपना उम्मीदवार बना के लाई है। जब इनको राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बारी आती है समाजवादी पार्टी को, तब इन पिछड़ों की याद इनको नहीं आती है, तब इन दलितों की इनको याद नहीं आती है। आज जब इनको पता है कि परिणाम क्या होने वाला है, तो परिणाम को जानते हुए भी सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की जनता को एक मैसेज देने का प्रयास कर रहे हैं कि भैया हम अति पिछड़ों के हिमायती हैं, हम अति दलितों के हिमायती हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं, हम दलितों की बात करते हैं। लेकिन सही मायनों में ये है कि जब इनको हिस्सेदारी देने की बारी आती है, तो जहां पे लगता है कि नहीं ये लोग अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी ले सकते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधि ले सकते हैं, जीत के सदन के अंदर जा सकते हैं, वहां पे समाजवादी पार्टी इनको अपना हक देना नहीं चाहती। तो उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। रही बात योगी आदित्यनाथ जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो देखिए भारतीय जनता पार्टी का मामला है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो रहेंगे इस समय और जो नेता रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही योगी जी के बारे में बेहतर तरीके से बता पाएंगे। हाँ, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका सम्मान करते हैं और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश नित नई ऊंचाइयों की तरफ अग्रसर जरूर हो रहा है। पंकज जी, बिल्कुल। हम इस वक्त राजेश सिंह जी के पास भी चल लेते हैं, बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हैं, और शरद शरण जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जाहिर सी बात है कि पहले जो प्रतिक्रिया हमने सुभाष चंद्र जी से ले ली है, सुभाष सपा से प्रवक्ता है वो राजेश सिंह के पास चलते हैं। राजेश सिंह जी, एमएलसी का चुनाव एक और, दूसरी ओर योगी सरकार, जो योगी जी हैं उपलब्धियां गिनवाएंगे पीएम मोदी की। जाहिर सी बात है आप लोगों के पास बताने के लिए बहुत कुछ है, विपक्ष को घेरने के लिए बहुत कुछ है। क्या महसूस हो रहा है आज आपको? नहीं, देखिए, हमको तो चुनाव की तैयारी बहुत ज्यादा करनी नहीं होती है, लेकिन हम लोग कार्यकर्ता है ना। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक जो, उसको नेता आप नहीं कह सकते हैं, हर सदस्य कार्यकर्ता होता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, चाहे प्रदेश स्तर का, चाहे बूथ स्तर का। सारे लोग जमीन पे उतरते हैं और कार्य करते हैं। और जहाँ तक 2024 के लोकसभा की बात है, तो बहुत हम लोग तो वैसे भी जमीन से और जनता से जुड़े रहते हैं। लेकिन अभी देखा आपने कि हमारे प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों ने एक अभियान निकाला हुआ, महासंपर्क अभियान, कि हम लोग प्रत्येक वोटर के घर पे जाना है, जितने भी सांसद है, मंत्री है, विधायक है, सबसे संपर्क स्थापित करना है। और जो केंद्र की और प्रदेश की जो गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके विषय में केवल बताना है। क्योंकि सरकार ने इतना काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र की इतनी योजनाएं हैं और इतने लाभ दिए हुए हैं गरीब जनता को, उनके जीवन स्तर को उठाने में इतनी मदद कर रही है कि हमको कुछ करने की जरूरत है, केवल बताने की जरूरत है। और उन तक लाभ पहुंच रहा है, और जिनको भी लाभ नहीं मिला है उन तक लाभ पहुंचाने की जरूरत है। तो हम लोग पूरी तरीके से एकदम चुस्त और मुस्तैद है 2024 के चुनाव को लेकर के। उत्तर प्रदेश की पूरी 80 सीटें हम जीतने वाले हैं, और पूरे देश में हम 350 से ऊपर लोकसभा सीट जीतने वाले हैं। पंकज जी, बिल्कुल। शरद शरण जी के पास भी चलते। शरद शरण जी, देखिए ये बात तो साफ है कि जो गणित है वो आपके पक्ष में कहीं से भी नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जिस तरीके से यहाँ पर उम्मीदवार उतारे, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि भाई लोकतंत्र में चुनाव का बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है, और हर पार्टी को अपनी आखिरी कोशिश जो है वो करनी ही चाहिए होती है। फिर भी जीत को लेकर कितने आश्वस्त, या क्या सोच रहे हैं आप इस चुनाव को लेकर, या शक्ति प्रदर्शन कहीं ना कहीं है कि मतलब अपनी शक्ति को आकलन करने के लिए आप लोगों ने अपने उम्मीदवारों को उतारा है? पंकज जी, क्षमा के साथ आपके प्रस्तावना में कुछ सुधार करना चाहूंगा, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम तीसरे मोर्चे के हिस्से नहीं हैं। समाजवादी पार्टी और बाकी सभी विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पहला मोर्चा। और यहाँ पे किसी पार्टी के बीच में कोई विवाद नहीं है कि किसके झंडे के नीचे कौन आएगा। सभी तिरंगे के नीचे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की महिला विरोधी, दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, फौज विरोधी सरकार को अपदस्थ करने का समय आ गया है। सारे लोग एक साथ। मैं सेना से रिटायर हुआ हूं, तो मैं खूब समझता हूं कि एक फौजी और एक अग्निवीर में क्या फर्क है। और सभी फौजी परिवार और जो युवा हैं वो सभी समझते हैं कि देश सेवा ठेके पे 4 साल के नहीं की जाती।
और अखिलेश यादव जी ने तो वैसे भी कहा है कि जब भी उत्तर प्रदेश में सरकार आएगी तो सिर्फ देश सेवा नहीं, जितनी भी सरकारी सेवाएं उसमें ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो जाएगी। जो भी रोजगार है वो सरकारी मिलेंगे, सब में पेंशन मिलेगी और पेंशन ही नहीं मिलेगी, पुरानी पेंशन मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है तो कल राजा साहब का राज्याभिषेक हुआ था और उस लोकसभा में अब राजदंड रख दिया गया है। अब वहां पे कोई कुछ कहना चाहेगा तो सबसे पहले ऐसा कोई मुकुट वगैरह तो पहना नहीं मोदी जी ने, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि राज्याभिषेक आप लोग नाम इससे दे रहे हैं, मुकुट तो पहना नहीं, वो तो साक्षात दंडवत नजर आए सेंगुल के सामने। वही मैं वही उसी पे आ रहा था, मैं आपको वही कहने जा रहा था, राजदंड वहां रख दिया गया है। अब किसी को कोई बात रखनी होगी तो वो बोलेगा आला हजूर अगर जान माफी हो तो अपनी बात कहना चाहता हूँ, इससे शुरू करना पड़ेगा। और एक बार जब राज मुकुट आ जाएगा तो उसके बाद राजदंड के माध्यम से राजदंड मिलना शुरू हो जाएगा। उसका प्रस्तावना हमने कल देखा है। साक्षी मलिक जो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लाई है, जिनको मोदी जी ने अपना बेटी बोला है, उनके गले के ऊपर कल भूरे रंग के पुलिस का बूट पहन के एक पुलिस वाला उनकी गर्दन दबा रहा था। पूरे हिंदुस्तान ने वो तस्वीरें देखी हैं कि कल हमारी ओलंपिक के मेडल लाने वाली टीमों के साथ क्या हुआ। वो गलत है या सही है न्यायालय तय करेगा, लेकिन हमारे देश के गर्व और गौरव लाई है जो बेटियां, उनके साथ जो कल हुआ है। और उसके बाद कल जो नई संसद में जब मोदी जी ने वहां राजदंड की स्थापना की है तो वहां भी एक भी महिला नहीं थी उस संसद में। तो इससे ये साफ बात हो जाती है। सर आपने देखा सर मैंने तो कल पूरा देखा, जब सर्वधर्म प्रार्थना सभा हो रही थी तो उसमें 2-3 महिलाएं भी मौजूद थी। आप कैसे बात कर रहे हैं सर कि वहां महिला मौजूद नहीं थी? सर्वधर्म प्रार्थना सभा में धर्म गुरु के तौर पर 3-3 महिलाएं मौजूद थी, देश ने देखा है। सर ऐसा मत कीजिए, आप ऐसा मत बोलिए कि महिलाएं मौजूद नहीं थी। इतने महत्वपूर्ण मौके पर महिलाओं को, जो कि आमतौर पर कहा जाता है, सनातन धर्म में खास तौर से कहा जाता है कि महिलाओं को मौका नहीं मिलता, लेकिन आप देखिए तमाम महिलाएं वहां पर मौजूद थी। 3-3 महिला धर्मगुरु मौजूद थी जिन्होंने वहां पर प्रार्थना की है नए संसद के लिए। पंकज जी आप काफी वरिष्ठ हैं, मैं जो बात कह रहा हूँ आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। हमारे संविधान के सर्वोच्च पद से माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जो जनजाति से आती है, जो महिला है, वो वहां पर नहीं। महिलाओं का और पूरे देश का अगर कोई प्रतिनिधित्व तो हमारी संविधान के सर्वोच्च पद पर करता है तो वो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी है। वो उस उद्घाटन करना तो छोड़िए, उनको आमंत्रित तक नहीं किया गया उस कार्यक्रम में। मैं उस तरफ इशारा कर रहा था। तो जब एक राष्ट्रपति महोदया के साथ ये व्यवहार हो सकता है तो जो साक्षी मलिक के साथ हुआ है उसमें क्या कमा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब बेटियां हमें अपनी खुद पढ़ानी पड़ेगी, अपनी बेटियां खुद बचानी भी पड़ेंगी। और जी बिल्कुल। अब इसी पर हम सुभाष जी से भी जानकारी ले लेते हैं। सुभाष जी देखिए, यहाँ पर बेटी बचाओ की बात की जा रही है समाजवादी पार्टी की ओर से, और कहा जा रहा है कि जो बीजेपी है दलित पिछड़ा विरोधी, ठीक है बीजेपी पर नहीं जाते हैं, महिला वाली बात पर ही आ जाते हैं। तो मायावती के साथ जो हुआ था, मुझे लगता है आप अच्छे तरीके से बता पाएंगे कि महिलाओं की कितनी कदर जो है समाजवादी पार्टी को है, और फिलहाल समाजवादी पार्टी में कितनी महिलाओं को कितने पद पर रखा गया है। आपने मेरे मन की बात, समाजवादी पार्टी जिस प्रकार पिछड़ों के हित की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी जिस पर दलितों के हित की बात कर रही है, समाजवादी पार्टी जिस प्रकार महिलाओं के हित की बात कर रही है, शायद गेस्ट हाउस कांड भूल गए जिस प्रकार बहन जी के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ था, समाजवादी पार्टी को उसके बारे में मालूम नहीं है। तो अभी थोड़ी देर कुछ दिनों 1 साल पहले के आसपास जब 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि उन्होंने कितनी टिकट दिए थे समाजवादी पार्टी वालों ने महिलाओं को, जबकि आधी हिस्सेदारी उनकी, उस बारे में ये नहीं बोलेंगे। लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की बात है वहां पे महिलाओं के साथ सम्मान की बात जोड़ देंगे, दलितों के सम्मान की बात जोड़ देंगे, पिछड़ों के सम्मान की बात जोड़ देंगे। अरे भैया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय, आप ज्ञान के भंडार है, जरा मुझे ज्ञान देंगे कि जो कपिल सिब्बल है, कपिल सिब्बल कौन है? शायद आपको पता ही होगा अच्छी तरीके से। कपिल सिब्बल वही शख्स है जो मानव संसाधन विकास मंत्री अर्जुन सिंह हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार थी जब ST ओबीसी प्रमोशन का आरक्षण का बिल जब पास किया गया था, उस बिल का सबसे पहले अगर किसी ने विरोध किया था तो कपिल सिब्बल ने किया था, और उस बिल को फाड़ने का काम किसी ने सबसे पहले किया था, कपिल सिब्बल ने किया था। उसी कपिल सिब्बल को, पिछड़ा विरोधी व्यक्ति को, दलित विरोधी व्यक्ति को आपने राज्यसभा के अंदर भेजा। आप कौन से पिछड़ा के हित की बात करते हैं? आप कौन से मुंह से दलितों के हित की बात करते हैं? 2013 4 सितंबर को उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट लखनऊ इलाहाबाद की खंडपीठ ने जब आदेश दिया था 27% पिछड़ों का आरक्षण लागू करने के लिए, जिसके अंदर कुछ जातियों को इसका लाभ मिल रहा था,
तब आपकी सरकार ने उसके ऊपर स्टे ले लिया था। तब आप ही की सरकार थी ना, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। तब आपको पिछड़ों की याद नहीं आई, तब आपको दलितों की याद नहीं आई। 4 बार आपकी सरकार थी, 3 बार श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, 1 बार आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे प्रदेश के। तब आपको पिछड़ों की कोई याद नहीं आती, तब आपको दलितों की कोई याद नहीं आती, तब आपको महिलाओं की कोई याद नहीं आती। जैसे ही आप सत्ता से बाहर चले जाते तब आपको दलितों की बराबर याद आती, तब आपको पिछड़ों की याद आती, तब महिलाओं की याद आती। आप जिस दलित की बात कर रहे हैं, आपने रामचंद्र निर्मल को टिकट दिया एनएलसी का, आपने रामचंद्र राजभर को टिकट दिया एनएलसी का, किस आधार पे दिया? आप अगर पिछड़ों की नुमाइंदगी करने की बात कर रहे हैं, अगर आप पिछड़ों के हित की बात कर रहे हैं, दलितों के हित की बात कर रहे हैं, तो आपने इसके 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर आपने रामचंद्र राजभर को क्यों नहीं टिकट दिया? आपने रामचंद्र निर्मल को क्यों नहीं टिकट दिया? तब आप बात करते हैं कि हमने दलितों के हित की बात की थी, हमने पिछड़ों के हित की बात की थी। संख्या बल आपके पास 403 विधानसभा के अंदर संख्या बल आपके पास बिल्कुल भी नहीं है, पर्याप्त भी नहीं है। उसके बावजूद अगर आप इनको कहीं से मोहरा बनाकर ये प्रयास कर रहे हैं कि भैया हम पिछड़ों की हिमायती, दलितों की हिमायती है, तो आपका जो झूठा मुखौटा है उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से जानती है। सबसे पहले समाजवादी पार्टी अपने गिरबान में झांक देगी पंकज जी, उसके बाद में पिछड़ों की बात करें, उसके बाद बिल्कुल। ये सवाल मैं राजेश जी के पास भी लेके चलता हूं। राजेश जी बीजेपी से, राजेश जी देखिए, एक सवाल जो उठाया यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने, वो वास्तव में थोड़ी सी जो है वो तो अलग लगती है, क्योंकि देखिए एक और आप नए संसद भवन को देश को समर्पित करते, दूसरी ओर देश के ही पहलवान, और पहलवान जो बेटी है, महिला पहलवान है, उसके साथ ऐसा हो रहा होता है। इस पर क्या जवाब है आपके पास कुछ? हाँ देखिए पंकज जी, सबसे पहले मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय का जवाब दे दूं कि देखिए आधी अधूरी जो ज्ञान होती है ना, वो विनाश का कारण होता है। और इसीलिए समाजवादी पार्टी समाज पूरी पार्टी नहीं कही जाती है, क्योंकि लोग ज्ञान तो कुछ होता नहीं है। भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास का गौरव और उसकी महानता के विषय में न जान करके अब जैसे अभी कर है सेंगोल राजदंड, अरे भाई सेंगोल का मतलब क्या होता है? उसको वहां पे प्रतिष्ठापित किया गया, प्रधानमंत्री जी को दिया नहीं गया है। उसका एक सिंबल होता है, प्रतीक होता है। प्रतीक ये होता है कि वो जहाँ पे स्थापित होता है तो उसको साक्षी मान करके वहां पे बैठे लोगों के द्वारा न्यायपूर्ण शासन की अपेक्षा की जाती है। जैसे अगर किसी कोर्ट में आप जाते हैं तो गीता पे हाथ रखाया जाता है कि भाई सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोले, उसे अपेक्षा किया जाता है कि अगर गीता पे आपने हाथ रख दिया तो इसकी पवित्रता के कारण, इसकी महानता के कारण आप सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। उसी प्रकार इस सेंगोल को स्थापित किया गया है कि वहाँ के जितने भी सांसद सुनकर के जाएंगे, उनसे जाति, धर्म और सभी चीजों से समाज सबसे ऊपर उठ करके राष्ट्र में रहने वाले सभी लोगों के प्रति आपका जो रवैया होगा वो न्यायपूर्ण होगा, सभी के साथ आप न्याय करेंगे। वो एक प्रतीक है, उसको स्थापित किया गया है। तो शरद शरण जी, आप क्या चाहते थे? ये गोल्डन स्टिक के तौर पे जाना जाता रहे सेंगोल, ये आप चाहते थे जैसे नेहरू जी के समय हुआ था? पंकज जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सुभाषपा को बसपा की कोई पुरानी घटना याद करके मेरे से बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन था। मायावती जी इस विषय पर मंच से बोल चुकी है, पूरे देश ने उनको सुना है। हम इतिहास में ना जाएं, जो वर्तमान सामने है मैं उसका जवाब आप जानना चाहूंगा। अच्छा ठीक, शरद शरण जी हम आएंगे आपके पास। बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकना, आप तीनों मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत ही छोटे से ब्रेक के बाद आ रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर से शरद शरण जी अपनी बातों को कंटिन्यू करेंगे। उन्होंने बहुत सारे ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिस पर आज चर्चा होनी चाहिए, और खासतौर से लखनऊ की राजनीति आज किस करवट बैठने वाली है और इस करवट के बाद से लखनऊ की राजनीति किस दिशा में जाने वाली है, यह तय हो जाएगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज पर प्राइम स्पेशल और चर्चा करें हम आज यूपी की राजनीति की। यूपी की राजनीति इसलिए क्योंकि यूपी की जो राजनीति होती है उसका असर देश की राजनीति पर पड़ता है। और हमारे साथ खास मेहमान चर्चा करने के लिए बने हुए लगातार राजेश सिंह जी बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शरद शरण जी समाजवादी पार्टी से और सुभाष जी हमारे साथ सुबह सपा से हैं। तो इन मेहमानों का वापस से हम रुख करते हैं और इन्हीं से हम जानते हैं कि आज की जो राजनीति की हम यूपी की बात कर रहे हैं, उस राजनीति में देश की जनता, प्रदेश की जनता कहां पर खड़ी है और क्या वाकई में जो चीजें हैं वो वैसी हैं जैसी हमें दिख रही हैं या वैसी हैं जैसी दिखाई जा रही हैं, या फिर वैसी होनी चाहिए जो हमें दिख नहीं रही हैं। तो हम एक बार फिर से शरद शरण जी का रुख कर लेते हैं। शरद शरण जी अपनी बात रख रहे थे और उन्होंने बताया महिला अस्मिता की बात, महिला सुरक्षा की बात पर उन्होंने कुछ यहाँ पर बात रखने की कोशिश की थी और एक छोटे से ब्रेक में जाना पड़ा था। शरद शरण जी, आप अपनी बात रख रहे थे कि सुभाषपा और बीजेपी की ओर से जो बयान आए महिलाओं को लेकर, मायावती को लेकर खासतौर से, उस पर आपने कुछ कहना चाहा, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं।
मैं दोबारा आपके माध्यम से आम जनमानस के लिए इस बात को रिपीट करूंगा कि सपा और बसपा का 2019 में गठबंधन था और हमने लोकसभा चुनाव साथ लड़ा था और माननीय बहन जी ने मंच से उस प्रकरण पे अपना क्लैरिफिकेशन है जो कहना था वो संदेश दिया था और आम जनमानस ने देखा था। इतिहास की बात है, कई साल हो गए हैं, उस चुनाव को भी करीब 4 साल हो गए हैं और हम अगले लोकसभा के मुहाने पे खड़े हुए हैं चुनाव में। लेकिन मैं आपके माध्यम से पहले तो भाजपा के भाई सुभाष जी से पूछना चाहूंगा कि माननीय राजभर जी से पूछ के आए थे, आज बैठेंगे तो भाजपा की बात करनी है, सपा की बात करनी है, क्योंकि राजभर जी लगातार बोल रहे हैं कि अखिलेश जी का कहीं से भी मैसेज आएगा कांग्रेस और मायावती साथ होंगे तो 2 घंटे में गाड़ी से उड़ते हुए पहुंच जाएंगे। तो ये पहले तो ये क्लियर कर ले इनकी पार्टी की लाइन क्या है। और कल के मुद्दे पे जो हुआ है, जो माननीय राष्ट्रपति महोदया को नहीं बुलाया है, पहले वो अपनी लाइन क्लियर कर लें तो भाजपा के साथ है या बीजेपी के साथ। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी हमें राजदंड की डेफिनेशन बता रहे हैं चोला डायनेस्टी की, तो चोला डायनेस्टी का जो स्वर्णिम काल था वो 16वीं शताब्दी में खत्म हुआ था। हम सबको अपने इतिहास पे गर्व है, लेकिन इस वर्तमान पे कैसे गर्व करें कि हमारे देश के संविधान का सर्वोच्च पद जनजाति की महिला माननीय द्रौपदी मुर्मू जी बैठी हैं, उनको तो इस पर तो आपकी मायावती जी ही कहती हैं, इस पर तो आपकी मायावती जी प्रतिक्रिया देती हैं कि भाई इतना ही इतनी चिंता थी अगर एक आदिवासी महिला की अस्मिता की तो क्यों उतारा गया था, उम्मीदवारी क्यों उतार दिया गया था राष्ट्रपति चुनाव में। ये तो खुद मायावती जी ही कह रही हैं। तो मैं भी तो यही सवाल कर रहा हूं कि आम जनता पे कि जिनको आदिवासी महिला के नाम पर बोल के भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया था, उनके वोटों को प्रभावित करने के लिए हिंदुस्तान की आजादी के इतिहास में किसी राष्ट्रपति की इस तरीके से बेइज्जती नहीं हुई जो कल हुई। संसद का उद्घाटन हो रहा है और राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति को इसलिए नहीं बुलाया है कि वो प्रधानमंत्री जी के प्रोटोकॉल में सीनियर है, तो जो बाहर काला पत्थर लगेगा उसके नाम कैसे लिखा जाएगा मोदी जी, इतिहास में उनका नाम कैसे दर्ज हो। तो क्या इतिहास में नाम दर्ज कराने के नाम पर हम अपने संविधान से और हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से और आर्टिकल 79 से जो स्पष्ट कहता है कि राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके संसद बनती है, उसमें राज्यसभा के अध्यक्ष माननीय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी को और हमारे देश के संवैधानिक सर्वोच्च पद पर बैठे हुए माननीय राष्ट्रपति जी को निमंत्रण तक नहीं दिया गया। इससे ज्यादा और क्या इंसल्टिंग हो सकता है हमारे संविधान के लिए। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये राजा साहब के आदेशों से और राजदंड से, राज सिंहासन से दिए गए हुक्मों से देश चलेगा या संविधान से चलेगा। ये बाबा साहब के संविधान का देश है, संविधान से चलेगा। इस दुनिया में अलेक्जेंडर भी आए थे और उन्होंने बोला था कि खुले हाथ जाना है सबको, हम भी खुले हाथ जाएंगे। हम सब मनुष्य हैं, एक दिन सबको जाना होता है। अहम इतना बड़ा कैसे कि 142 करोड़ की जनता को संविधान जो ताकत देती है आप उसको दरकिनार कर देते हैं। जनता देख रही और जो बेटियों के साथ कल हुआ जनता ने देखा है, इनको जवाब मिलेगा। चलिए ठीक है, इस वक्त इशारा सुबह यहाँ पर राजेश जी कर रहे हैं। राजेश जी इशारा कर, राजेश जी हाँ अपनी बात रखिए, आप जवाब शायद देना चाह रहे हैं कि, और ये सवाल मेरा भी है कि आखिर क्यों नहीं बुलाया गया राष्ट्रपति जी को इस निमंत्रण के लिए। हो सकता था, क्यों नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तमाम आप धीरे धीरे शाम होते जाइए और लोकतंत्र का जो मंदिर है, देखिए इसका संकेत लोकतंत्र बसपा का विधायक हेलो जी आवाज आ रही सुबह राजेश जी। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। इन्होंने जिस प्रकार अपमान किया है पूरे देश की जनता ने देखा है और आने वाले 2024 के चुनाव में देश की जनता कह रही है, देश का लोकतंत्र कह रहा है कि भाई जिस प्रकार आपने इसकी तुलना ताबूत से किया है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता आप लोगों को उसी ताबूत में बंद करने वाली है। जनता आपको उसी ताबूत में बंद करके नेस्तानाबूद करने वाली है। दूसरी बात में राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। जी बिल्कुल राजेश जी। जब महामहिम राष्ट्रपति जी का जब चुनाव हो रहा था तब इनको दलित महिला का, आदिवासी महिला का याद नहीं आया, महिला के सम्मान का याद नहीं आया। मायावती जी ने कहा कि किस प्रकार षड्यंत्र किया गया कि एक दलित आदिवासी महिला वो संसद में न पहुंचने पाए, राष्ट्रपति भवन में न पहुंचने पाए। कांग्रेस के साथ मिलकर विपक्षी दलों ने किस प्रकार षड्यंत्र किया ये मैं नहीं कह रहा हूँ। एक दलित
नेता मायावती जी ने कहा, ठीक है, तो इन लोगों ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, वोटिंग के समय ये भूल गए, उनका सम्मान करना भूल गए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, पंकज जी की लोकतंत्र के मंदिर का अभी 1975 में जब एक भवन बना था संसद भवन का, उसका उद्घाटन किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने किया था। उस पर किन्होंने सवाल उठाया था? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि उसी संसद भवन में एक लाइब्रेरी का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था। तो उस समय इन्होंने प्रश्न किया, भाई लोकतंत्र का मतलब कुल मिलाकर अब जाहिर सी बात यानी कि मतलब यूपी में अब ये चर्चा भी जारी रहेगी और इसको गिनवाया जाता रहेगा। हम स्वागत करते हैं रास बिहारी सिंह जी का। जी, रास बिहारी जी का स्वागत कर लेते हैं। रास बिहारी जी हमारे साथ जुड़े वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। देखिए सर, हम लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं, एक तो जो ज्वलंत मुद्दे इस दौरान है, चाहे वो नई संसद का ही उद्घाटन क्यों ना हो जाए, इसके अलावा जो मुख्य मुद्दा है वो एमएलसी का चुनाव हो रहा है, एमएलसी का उपचुनाव जो इस वक्त चल रहा है। साथ ही साथ सीएम योगी इस वक्त जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले कुछ देर बाद पीएम मोदी के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर। तो इसको लेकर आप यूपी की राजनीति को आज किस दिशा में देख रहे हैं, किस करवट बैठ रही है यूपी की राजनीति, क्योंकि जाहिर सी बात इसका असर देश पर पड़ता है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि एक अपनी बात आप रख लें, उसके बाद फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। देखिए, यूपी की राजनीति की अगर बात करें तो 2014 के बाद और खास तौर पे 2017 के बाद यूपी में योगी सरकार आने के बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही अगर आप देखेंगे तो यूपी की जो जातिवादी परिवारवादी राजनीति थी उसको बहुत बड़ा झटका लगा है। सभी पार्टियों में लगा है, कांग्रेस में भी लगा और जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी उसको भी लगा। उसका वोट बैंक खिसक कर बीजेपी के साथ चला गया। और जो दल अपने आप को पिछड़ों का, और पिछड़ों में भी खासकर यादवों की पार्टी बताया करते थे, मुसलमानों की पार्टी का दावा करते थे, वो आधार धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश जो गुंडागर्दी के लिए जाना जाता था, माफिया राज के लिए जाना जाता था, उसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। उत्तर प्रदेश में अब लोग निवेश करने आ रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति निवेश करने आ रहे हैं। तो जो प्रदेश की पूरी छवि है कि लोग जो डर और आतंक के माहौल में रहते थे अब निर्भय होकर रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टियों के नेता दावा करते थे कि अमुक जाति हमारे साथ है, उसमें जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग कारोबार करते हैं, व्यापार करते हैं, कहीं नौकरी करते हैं, छोटा मोटा भी कारोबार करते हैं, वो ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी राज में जिस तरह से गुंडागर्दी खत्म हुई है, रंगदारी खत्म हुई है, तो उससे कारोबार करने में हमें बड़ी आसानी हुई। नहीं तो पहले सत्तारूढ़ पार्टी के जो भी दादा थे, दबंग थे, उनकी मर्जी के हिसाब से चलना पड़ता था। उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है और ये हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा, ये हमने निकाय चुनाव में भी देखा, जिस तरह से भारतीय पार्टी को। तो सुभाष चंद्र यादव जी से भी हम ये राय ले लेते हैं। सुभाष चंद्र यादव जी, देखिए एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते भी एक समीक्षा एक मोटा मोटी उन्होंने की है इससे पिछले 6 साल के कार्यकाल की योगी सरकार की, और दूसरा एक आम आदमी होने के नाते भी उस बदलाव को महसूस करते हैं। इत्तेफाक रखते हैं आप एक राजनीतिक पार्टी होने के नाते कि जो कहा रास बिहारी जी ने वैसा है, या उसमें कुछ आप जोड़ घटाव करना चाहेंगे? देखिए, वो वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर है, जाहिर सी बात उनको ज्यादा अनुभव होगा, तो उन्होंने जो मत रखा होगा कहीं ना कहीं पूरा सर्वे करके रखा होगा। उनका व्यक्तिगत मत है, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात ही उन्होंने बोली होगी, उसके अंदर मैं कोई कटाक्ष नहीं करूंगा। महाराज समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई सरल सिंह जी ने जो हमको बोला था कि बहन जी को अगर बुला लिया जाए, इन्होंने मुझसे पूछा तो भाजपा का क्या स्टैंड है, तो सरल सिंह जी मैं आपको बताऊं, आपने बोला कि बहन जी को बुला लिया जाए तो माननीय ओम प्रकाश जी 2 घंटे में उस मंच के ऊपर पहुंच जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वास्तविक उस बात को मैं रिपीट करूंगा, मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी ने बात बोली थी, लेकिन क्या बहन जी के पास गए? आप किस पहले मोर्चे की बात कर रहे हैं? आप बोलते हैं कि तिरंगे के नीचे वाला मोर्चा बनाएंगे। आप समान विचारधारावादी जो आपकी पार्टियां विपक्ष को या भारतीय जनता पार्टी को हटाने की बात करते हो, आपने कांग्रेस के शपथ में समाज से दूरी बना ली। आपने आप टीएमसी से मिलने के लिए ममता बनर्जी बंगाल से चली जाती है, बंगाल वाली ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में कितना वोट दिलाएंगे जरा बताएंगे आप? अब केसीआर से मिलने चले जाते तेलंगाना के अंदर,
केसीआर उत्तर प्रदेश के अंदर आपको कितना वोट दिलाएंगे जरा बताएंगे आप इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हमारे नेता ने तब भी ये बात बोली थी, उस बात को रिपीट कर रहे हैं। बिल्कुल आप बनाइए तो सही, पहले विपक्ष एक तो करिए, नीतीश कुमार को एक मंच पर लाइए, आप सोनिया गांधी जी को एक मंच पर लाइए, आप बहन जी को एक मंच पर लाइए। हमारे राष्ट्रीय जमानों पर आज 2 घंटे के अंदर पहुंचेंगे, आप पहल तो कर नहीं रहे हो। आप अपना गिरेबान तो पहले झांक कर देखो, उसके बाद दूसरी को पहला आरोप लगाओ। आपने आदिवासी नेता, आपने महिला आदिवासी मंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की बात की, बहुत अच्छी बात की, एकदम इतनी अच्छी बात की कि मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आप आज किस मुंह से दलित आदिवासी महिला राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं? आप उसी महिला आदिवासी नेता की बात कर रहे हैं जिनको राष्ट्रपति चुनाव के अंदर जब वोट देने की बारी आई थी तो आपने दलित आदिवासी वोट देने से इनकार कर दिया था। आप फिर यशवंत सिन्हा के पास चले गए थे, आपको याद नहीं है? द्रौपदी मुर्मू की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है, साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट से आने वाला कोई पहला ऐसा व्यक्ति होगा, पहले ऐसी महिला होंगी जो इस देश की महामहिम बनी है। तब तो आपने वोट नहीं दिया। आज आपको महिला सम्मान की बात आ गई, अब संविधान की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात की आपने, ये देश संविधान से चलता है, लेकिन आपके स्वामी प्रसाद मौर्य क्या कर रहे हैं भैया? संविधान के अंदर कहां शुद्र सब का उल्लेख किया गया है? बताइए जरा। हम मानस की चौपाइयों को आधार बना के आज जो शुद्र 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 खेल रहे हैं, क्या संविधान के अंदर शुद्र शुद्र का उल्लेख है? संविधान को देश चलेगा। चरण सिंह जी आप ही बात बोल रहे हैं, मैं भी बात बोल रहा हूं, और संविधान के अंदर कहीं शुद्र शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान का अगर असली मजाक कोई बना रहा है तो समाजवादी पार्टी बना रही है, दलित आदिवासी राष्ट्रपति का कोई मजाक बना रहा है तो समाजवादी पार्टी बना रही है, विपक्षी एकता का ढोंग बनाने का कोई प्रयास कर रहा है तो समाजवादी पार्टी बना रही है। शरण जी आप एकदम निशाने पर है सुबह सपा के, क्योंकि वो तो साफ कह रहे हैं कि भाई आप दुनिया भर के लोगों से मिलने पहुंच रहे, मायावती जी के पास पहुंच ही नहीं रहे हैं, और जब मायावती जी से आप मिलेंगे ही नहीं, उनके पास जाएंगे नहीं, तो फिर कैसे सुबह सपा से उम्मीद करते हैं? सुबह सपा पे वो बात आप आरोप लगा देते हैं कि वे 2 घंटे में आ जाएंगे, वो तो ये कहते हैं। नोटिस की होगी जो आपने राजनीतिक विश्लेषक बिठाए हुए हैं, राज बिहारी जी काफी वरिष्ठ हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक लाइन नहीं बोले, और सुभाषपा के जो सुभाष जी है उन्होंने भाजपा का नाम भी नहीं लिया। तो ये इन लोगों को बोलिए कि साथ साथ भाजपा प्रवक्ता बोल के आया करें टीवी पे, इस तरीके से एडजस्ट होके ना आया करें। हालांकि इन तीनों में से किसी ने भी अभी तक मुझे ये नहीं बताया है कि माननीय राष्ट्रपति महोदया को कल क्यों नहीं बुलाया था, उससे इनका स्टैंड क्या है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जी इस सवाल का अभी तक जवाब नहीं दे पाए। सुभाष जी देखिए, सुभाष जी शरण जी से आपने सवाल पूछा तो वो सवाल आपका ले चुके हैं, सवाल का जवाब दे रहे हैं, आप सुन लीजिए जी। आपसे निवेदन है कि बीच में सभी को समय मिलेगा अपनी बात। नहीं बिल्कुल शरण जी आप कहिए। सुभाष जी मेरा कहना यह है कि मैं स्पष्ट एक बार फिर सवाल पूछता हूँ, हिंदुस्तान के संविधान की, दलित की, पिछड़ों की सभी लोग बात कर रहे हैं। एक साथी बैठे हैं वो तो लगातार बता रहे हैं कि पहले गुंडा राज चल रहा था और पता नहीं कौन कौन सा राज चल रहा था, और अब कहाँ से भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य उतरा है। मुझे बस ये बता दीजिए कि सिर्फ कल की घटना है, भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खास है, हिंदुस्तान के संविधान के अच्छा सर एक बहुत ही छोटा सवाल शरद जी, जैसे कि आपने एक बात कही, शरद जी बहुत ही छोटा सा सवाल टोकूंगा थोड़ा सा बीच में, फिर आप अपनी बात को पूरा कर लीजिएगा। याद नहीं देंगे जी शरद जी, बहुत ही छोटी सी बात, बहुत ही छोटी सी एक बात में बीच में कहना चाह रहा हूँ। देखिए आप ये एक घटना से दूसरे घटना को जोड़ रहे हैं, तो जैसे आपने कहा कि आप कैसे संविधान की बात वो कर रहे हैं और किसने नई संसद की बात कर रहे हैं, एक और जहां महिला पहलवान के साथ ऐसा हो रहा था, फिर आप कहते हैं कि मायावती जी के साथ हमने गठबंधन भी किया, तो आप वही देखिए ना कि उन्हीं महिला पहलवान में से वीरेश फोगाट बीजेपी से सांसद भी हैं, ये भी तो आप देख लीजिए। तो एक के साथ दूसरे को कनेक्ट कैसे आप कर सकते हैं, एक घटने से दूसरे घटना को, एक शख्स से दूसरे शख्स को? पंकज जी, भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे सुभाष भाई ने एक सवाल रखा था कि जब वो चुनाव लड़ रही थी तो हमने अपना कैंडिडेट क्यों खड़ा करा। अब देखिए ये लोग ये चाहते हैं कि लोकतांत्रिक चुनावी व्यवस्था भी खत्म कर दें, कि भारतीय जनता पार्टी जिसको चुनाव लड़ाएगा हम उसको समर्थन करेंगे। तो मैं इनसे आह्वान करता हूँ और सवाल रखता हूँ, समाजवादी पार्टी से कोई पिछड़ा, दलित, शोषित, कमजोर महिला प्रत्याशी चुनाव में खड़ी होगी तो ये भारतीय जनता पार्टी और राजभर जी का वोट डालने आएंगे या अपनी पार्टी छोड़ देंगे, या लोकतंत्र में चुनावी व्यवस्था को समाप्त कर देंगे। चुनावी व्यवस्था है, मुझे कृपया बात समाप्त करनी। जब तक माननीय द्रौपदी मुर्मू जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तब वो चुनावी प्रक्रिया में थी। आज की तारीख में वो राष्ट्रपति हैं तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं।
पूरे देश की राष्ट्रपति हैं, हमारी राष्ट्रपति हैं, आपकी राष्ट्रपति हैं, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रपति हैं, 142 करोड़ जनता की राष्ट्रपति हैं और 142 करोड़ की जनता की राष्ट्रपति। पंकज जी, कल क्यों नहीं बुलाया? कल क्यों नहीं बुलाया माननीय मोदी जी ने उनको? पूरे देश का अपमान क्यों किया? पंकज जी से पूछिए कि लोकतंत्र के अंदर बिल्कुल संवैधानिक अधिकार दिया है इनको कि आप अपना कैंडिडेट उतार सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र के अंदर आप उत्तेजित मत होइए। मुझे पता है आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है। अब मैं आपके लोकतंत्र वाली प्रक्रिया में आ जाता हूँ। आप तक से भाग रहे हैं। चलिए, लोकतंत्र के अंदर आपको अधिकार दिया गया है कि भैया लोकतंत्र के अंदर आप अपना प्रत्यक्ष खड़ा करें, बिल्कुल सही बात। लेकिन लोकतंत्र के अंदर विपक्ष अगर चाहता था खूबसूरत मिसाल पेश कर सकता था। नॉर्थ ईस्ट से आने वाली पहली महिला नॉर्थ ईस्ट उड़ीसा से आती है, निर्विवाद रूप से चुनी जाती है। आप अगर उसकी पहल करते हैं तो पूरे भारत देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर एक लोकतंत्र का एक सुनहरा इतिहास लिखा जाता। आपने प्रयास किया। आप किस मुंह से दलित आदिवासी महिला नेता की बात कर रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं? भैया मैं बात कर रहा हूँ। जब सम्मान की बारी आई तब तो साइड पर नहीं। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, आपके सवाल का जवाब हम ले लेते हैं। सब शरद शरण जी के सवाल का जवाब भी और सुभाष जी के सवाल का जवाब भी हम राजेश जी से ले लेते हैं। समाजवादी पार्टी को समाजवादी बना। अच्छा ठीक है, शरद शरण जी और सुभाष जी, आप दोनों के सवाल का जवाब हम राजेश जी से लेते हैं। राजेश जी देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी से शरद शरण जी ने कहा कि हम अपने अगर किसी महिला को उतारते हैं, हम किसी दलित समाज की महिला को उतारते हैं, किसी पिछड़े समाज की महिला को उतारते हैं, तो क्या बीजेपी सपोर्ट करेगी? तो मेरा एक सवाल साथ में ये भी जोड़ लीजिए कि मतलब क्या वाकई में, अगर आप बार बार इस बात की बात कर रहे थे लगातार कि भाई महिला आदिवासी महिला हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, तो फिर जाहिर सी बात है एक सवाल वो भी जोड़ लीजिएगा उसमें। नहीं, देखिए पंकज जी, सपोर्ट करेगी क्या? हमने तो सपोर्ट किया भाई। इन्होंने एक दलित महिला बहन मायावती जी को मारने का प्रयास किया। आपको मालूम भी है, स्टेट गेस्ट हाउस का और मारने का प्रयास किया और उनको गद्दी से भी हटाया। लेकिन किसने सपोर्ट किया? मुख्यमंत्री किसने बनाया उनको? तो बाद में सर गठबंधन में तो हो गया। मैंने वही तो कर रहा हूँ कि जब सपोर्ट की बात कर रहा है तो सपोर्ट तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है और आगे आने वाला समय ही बताएगा कि जो दलित है या आदिवासी है उनका इंटेंसी कौन है। आज अगर प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए करके आए हैं महिला, आज भाई अगर हम 4 करोड़ मकान दे रहे हैं, 11 करोड़ शौचालय बनवा दिए, 30,000 अमृत सरोवर बना दिए, 4 किलोमीटर गांव को जोड़ने वाला सड़क बना दिए, 30,000 पंचायत भवन, जो संसद भवन प्रधानमंत्री जी ने नहीं बनाया कि केवल विदेशी रास्ता का जो प्रतीक है, विदेशी गुलामी का प्रतीक था ये संसद भवन, उसका उद्घाटन राजदंड की बात कर रहा है, संविधान की बात कर रहे हैं। आप बताइए कि ये जो संसद हमारा था किसका प्रतीक था? ये गुलामी की मानसिकता का प्रतीक था कि नहीं था? एक बात। दूसरी बात, जब ये संविधान की बात करते हैं तो संविधान की मूल प्रति आप देख लीजिए पंकज जी, उस पर नंदी जी है कि नहीं है और उसको किन्होंने स्वीकार किया था, किन्होंने साइन किया था? डॉक्टर अंबेडकर साहब ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो उसको क्या पन्ने को फाड़ करके फेंक दिए थे। आज अगर जो है उससे भी जो वहां पे रखा गया है सेंगोल पे भी अगर नंदी उससे विराजमान है तो इन लोगों को समर्थन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिसका समर्थन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया उसका यह विरोध कर रहे हो, संविधान की बात करते हैं। अरे आप तो संविधान के चिन्ह का विरोध कर रहे हैं। मूल प्रति आपने कभी देखा संविधान का? उसमें नंदी जी है कि नहीं है? आप उसको देखें कभी। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो पूरा हो हल्ला मचाए हुए राष्ट्रपति जी का अपमान, राष्ट्रपति जी का अपमान। अरे राष्ट्रपति जी से आपने पूछा कि उनको निमंत्रण मिला था कि नहीं मिला था? उन्होंने कहा क्या कि मेरा अपमान हो रहा है? अरे राष्ट्रपति जी का भी स्टेटमेंट आने दीजिए। आप सारे क्यों हल्ला मचा रहे हैं? राष्ट्रपति जी को कोई गया था कि नहीं? दूसरी एक बात, आमंत्रण तो मिला होगा तभी तो उनके संदेश पढ़कर सुनाए गए। ये तो खैर पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है। राष्ट्रपति जी की क्या मजबूरी थी, वो क्यों नहीं आई? ये तो राष्ट्रपति जी बताएंगे ना। ये विपक्ष के लोग हल्ला बचा रहे हैं। एक बात। दूसरी बात पंकज जी, आप भी जानते हैं अगर किसी भवन का निर्माण होता है, अगर प्रधानमंत्री जी ने, क्या प्रधानमंत्री जी कोई मामूली आदमी होते हैं क्या? ये 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है ना। लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। सबसे अधिक सांसदों का समर्थन किसको प्राप्त है? प्रधानमंत्री जी को प्राप्त है। सबसे अगर वो पूरे सांसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको समर्थन प्राप्त है, तो प्रधानमंत्री जी ने अगर उद्घाटन कर दिया तो क्या कोई लोकतंत्र के नेता नहीं है क्या?
उस जनता ने उनको नहीं चुना था क्या? अरे अगर प्रधानमंत्री जी ने उस आवास का निर्माण, संसद भवन का, लोकतंत्र के मंदिर का निर्माण कराया, अगर वो उद्घाटन कर रहे हैं तो इसमें हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है? इसमें तो गर्व होना चाहिए ना कि वो तो सभी के प्रधानमंत्री है ना, 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री है ना, तो प्रधानमंत्री उद्घाटन न करें, ये कौन सा ब्लेम है पंकज जी? ये तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक से दूसरे को कनेक्ट करने वाली बात ये हो गई कि भाई जाहिर सी बात है, लोग हमारे भूखे मर रहे हैं यहाँ पर तो हम मिसाइल ना बनाए, लोग भूखे मर रहे तो हम रोड ना बनाए, लोग भूखे मरे तो संसद भवन ना बने। तो वही बात हो गई ना, जाहिर सी बात है कि आपके घर में दूसरी समस्या तो एक समस्या। ठीक है, हम शरद शरण जी कुछ इशारा कर रहे हैं, शरद शरण जी कुछ इशारा करें, साथ आपके सवालों का जवाब देना चाहते, ना जाने कौन सी बात को पकड़ी होगी उन्होंने, मुझे भी नहीं पता है। शरद शरण जी किस वाले टॉपिक पर आप जवाब देना चाह रहे हैं राजेश जी को? भाजपा के प्रवक्ता भाई ने एक बात कही है कि वो संसद अंग्रेजों ने बनाई। 75 साल से लाल किले पे तिरंगा 15 अगस्त को फहराया जाता है और हम सभी गर्व करते हैं। और आपको पता है कि वो लाल किला हमारे देश की धरोहर है, उसको मिटा देंगे? दिल्ली में इंडिया गेट बना हुआ है, हिंदुस्तान की फौज के सारे शहीदों की वहां पे नाम लिखा हुआ है और वहां पे लगातार अग्नि कुंड में अग्नि प्रज्वलित रहती है। अंग्रेजों ने बनाया, उस पे बुलडोजर चला देंगे। ताजमहल मुगलों ने बनाया, गेटवे ऑफ इंडिया बॉम्बे में अंग्रेजों ने बनाया, उस पे बुलडोजर चला देंगे। हमारे देश का धरोहर है, हमारे देश का पैसा लगा है, हमारे देश के श्रमिकों ने बनाया है। 47 में देश आजाद हुआ है, आज की तारीख में देश में जो कुछ है वो देश का है। देश अच्छा ठीक है, ऐसा थोड़ी सर किसी जमींदोज थोड़ी किया जा रहा पुराने वाले को, पुराना वाला भी तो रह ही रहा ना, कुछ किसी न किसी काम आएगा, मॉन्यूमेंट के तौर पे आएगा, म्यूजियम के तौर पर काम आएगा, नया मकान बनाते हैं लोग, मतलब 30 से 40% बिजली की बचत होगी। सारे बहुत सारे जो ऑफिसेज हैं जो अभी भी किराए पे चलते हैं वो सेंट्रल विस्टा में आ जाएंगे, तो बचत भी तो होगी सर। हम रास बिहारी जी के पास चल लेते हैं। देखिए रास बिहारी जी देखिए, एक बात जो लगातार इस हम पूरे यूपी की राजनीति को लेकर आ रहे हैं कि देखिए, एक तो महिला सुरक्षा, महिला, दलित, पिछड़ा, ये तो सब कुछ रहने वाला है चुनाव में आने वाले मुद्दों, और मुद्दा तो हमेशा खैर बना ही रहता है, आने वाले चुनाव में भी बनेगा ये। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी जब दलित, पिछड़े और इसकी बात होती है तो उनको लगता है कि उनके पास जो दलित हैं, उनके पास जो पिछड़े, उनके पास जो महिला है, वही दलित, पिछड़े और महिला और अल्पसंख्यक है, बाकी दलों वाले जो है तो आए ही नहीं? ये एक परसेप्शन क्यों समाजवादी पार्टी बनाकर चलती है हमेशा? मतलब एक अधिकार है उस पर उनका क्या? रास बिहारी जी। दावा जरूर करते रहे कि हम दलितों की पार्टी हैं, दलित हमारे साथ हैं। कुछ पार्टी दावा करती है कि हम किसानों की पार्टी हैं, कोई दावा करता है हम ओबीसी की पार्टी हैं। लेकिन एक बात तो ये साफ है कि अगर उत्तर प्रदेश की बात करें कि उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद देखिए 2 लोकसभा चुनाव हुए, 2 विधानसभा चुनाव हुए, नगर निकायों के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए। तो जो पार्टियां दावा कर रही थी कि जातियां हमारे साथ हैं, वो जातियां का पूरा तरह से ताना बाना बिखर गया है। और खास तौर पे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति है कि उन्होंने अपनी पार्टी में, अब कर्नाटक का आप अगर उदाहरण लें तो कर्नाटक में उन्होंने जातिवाद का सहारा नहीं लिया। अगर उनको अगर जातिवादी वोट, खासतौर पे जो लिंगायत वोट थे, अगर वो सिर्फ जातिवादी पे रहते तो येदियुरप्पा को नहीं हटाते। उन्होंने ये रिस्क लिया ना कि अगर आप जाति तोड़ो राजनीति करना चाहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि जितनी पार्टियां समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का नाम लेते हैं, लोहिया जी तो जातियों में बांट तोड़ने की बात करते हैं, दोनों कब जातियों में बांटने की बात। उन्होंने ये जरूर कहा कि भाई जो पिछड़े जातियां हैं, जिन्हें न्याय नहीं मिला है, जिन्हें राजनीतिक में ज्यादा भागीदारी नहीं मिली है, उन सबको शामिल किया जाए। लेकिन आप केवल एक जातिवाद का नारा लेकर और अपनी राजनीति चला, कब तक चलेगी? आपने देखा हर जगह ये टूट रहा है, उत्तर प्रदेश में टूटा है, बिहार में भी टूटा है। चलिए सर, तो वक्त की थोड़ी सी कमी हो गई है और अब हमें भी प्रोग्राम को खत्म करना पड़ेगा। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। राजेश जी आपका शुक्रिया, शरद जी आपका शुक्रिया, सुभाष जी आपका शुक्रिया और रास बिहारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये तो राजनीति है।
राजनीति में जो खाने के दांत होते हैं और दिखाने के दांत होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं और इससे कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। ठीक है कि इस वक्त ये बात जरूर कहा जा रहा है कि जो सबका साथ सबका विश्वास की बात बीजेपी भी करती है, लेकिन जाहिर सी बात है बीजेपी में भी जातिवाद की बात होती है। ओबीसी, मैं ओबीसी हूं, ये पीएम भी करते हैं, तो ये राजनीति है, राजनीति में करना पड़ता है। लेकिन अब किसके अपील पर जनता कैसा रिएक्शन देती है, ये तो 2024 में पता चलेगा। फिलहाल यूपी की राजनीति गर्म है और यूपी की इस राजनीति के जरिए देश की राजनीति कहीं ना कहीं किस दिशा में जाएगी, ये भी तय हो रहा है। फिलहाल आज खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।